एक्सप्लोर हो जाएंगी, अभी टीम देख रही है, आपकी कमेंट एक्सप्लोर कर देगी। अब मुझे बता दो कि भाई अब तक आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में कैसा कुछ लग रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आप में से किसी को तो नहीं है, तो बता दो। स्टार्ट करते हैं। देखो, भारतीय अर्थशास्त्र और विकास, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, ये देखो मेरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका नाम कुछ ऐसा ही होता है, और इकोनॉमिक्स इसका नाम नहीं है, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास। चलिए, इसके अंदर जो बेसिक आपकी इकोनॉमिक्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब चल रहा है नेशनल इनकम एंड बैकग्राउंड। अब जो चैप्टर आपका चल रहा है वो क्या चल रहा है? नेशनल इनकम एंड बैकग्राउंड। कल स्टार्ट किया था, है ना? कल स्टार्ट किया था कि नहीं किया था? जी हाँ। तो अभी बस आपकी कमेंट अब जो है अभी भी नहीं आ रही है, ठीक है? अभी टीम देख रही है एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर बेहतरीन ढंग से। जो कल की क्लास में लास्ट पॉइंटर छोड़ा था, मैंने वो ये छोड़ा था जिसमें मैंने कहा था कि भाई नेशनल इनकम के बारे में कल हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर कहा गया था संपूर्ण देश के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय आपको यहाँ देखने को मिलती है। विशाल उर्फ शुभम फिटनेस क्लास में आ चुके हैं, शाहरुख आ चुके हैं, सुमन आ चुके हैं, नेहा आ चुके हैं, मनीष आ चुके हैं, प्रियंका आ चुके हैं, अभिषेक आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। दैट्स बेसिकली गुड थिंग, एक अच्छा साइन है पॉजिटिवनेस का, आपको देख रहे हैं। तो बैकग्राउंड की बात करते हैं, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा था कि ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे, फिर जीडीपी, फिर एनडीपी, फिर जीएनपी और एनएनपी की बात करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे इसको आज ही बॉडी टाइट करके खेल खत्म कर दें। इसका आधार क्या होता है, गणना कैसे की जाती है, भूमिका क्या है, सबका सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। फटाफट से इसके अंदर आप देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नेशनल इनकम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है मेरे भाई जी? तो बस इस पर लिखना आप शुरू कीजिए। शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं बिना परेशानी के। तो सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय, सबसे पहले राष्ट्रीय आय होती क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय, एक वित्तीय वर्ष में संपूर्ण राष्ट्र द्वारा अर्जित की जाने वाली आय, संपूर्ण राष्ट्र द्वारा अर्जित की जाने वाली आय, की जाने वाली आय, की जाने वाली आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। Income which is earned throughout the year by a country is called the national income. After this, now we come on. राष्ट्रीय आय के अंदर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। पृष्ठभूमि देख लीजिए। तो सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, आय की गणना 1868 के आधार पर की गई थी, वर्ष 1868 के आधार पर की गई, आधार पर हुई, आधार पर हुई। यह गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, जी द्वारा हुई थी। दादा भाई नौरोजी बहुत क्लासिक आदमी थे, लिख लेना ये लाइन भी कि दादा भाई नौरोजी बहुत क्लासिक आदमी थे, ठीक है? और दादा भाई नौरोजी, अच्छा ये जितने भी बच्चे 1867 लिख रहे हैं मेरे बच्चे, 1867 बेस ईयर रहेगा, 1868 करंट ईयर रहेगा, 67 68 वहां पर लिखा जाएगा, ठीक है? 67 68 वहां पर लिखा जाएगा, बेस ईयर नहीं लिखते हैं। लिखना चाहे जो बच्चा चाहे तो 1867 68 लिख सकता है, लेकिन जो चीजें हैं वो बेस ईयर कम ही लिखना प्रेफर करना, 67 68 लिखते हैं। एग्जैक्टली दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो इनके द्वारा पहला आकलन किया गया था। इन्होंने बताया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय, इन्होंने बताया भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, 20 रुपए थी। कितनी थी? 20 रुपए। तो भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपए कमा रहा था। तो सर इससे राष्ट्रीय आय की गणना कहां हुई? इससे राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगी? याद रखना, राष्ट्रीय आय का एक फॉर्मूला होता है, राष्ट्रीय आय का बोलते हैं एनआई, नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला होता है, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। इस बात का मतलब क्या, जितनी पॉपुलेशन होगी उसमें प्रति व्यक्ति आय लगा देंगे, इससे फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है? इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम 20 बताई गई थी। अच्छा, उन्होंने किसके कान में बताई थी? सर उन्होंने किसी के कान में नहीं बताई ये बात। कैसी बात करते हो सर, आप तो मजाक करते हो। भाई मैं मजाक नहीं करता, ठीक है? चलिए, बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय कैसे मतलब निकाली थी उन्होंने, कैसे उन्होंने ज्ञात की थी, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, इन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी, दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी, दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी, ठीक है? दादा भाई नौरोजी की क्या थी? दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी जिस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। तो ये जो इनकी बुक है, इस बुक में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का डेटा पब्लिश किया था, इस बुक में इन्होंने यह प्रति व्यक्ति आय का डेटा पब्लिश किया था, परंतु इसको सैद्धांतिक नहीं माना गया, परंतु इसको सैद्धांतिक नहीं माना गया। लिख लीजिएगा इस बात को भी, परंतु इस गणना को, इस कैलकुलेशन को सैद्धांतिक नहीं माना गया, ठीक है? इसको फिक्शनल माना गया, सैद्धांतिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं माना गया, सैद्धांतिक नहीं माना,
उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि दादाभाई नौरोजी अर्थशास्त्री नहीं है। रीजन, दादाभाई नौरोजी अर्थशास्त्री नहीं है, दादाभाई अर्थशास्त्री नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसलिए अर्थशास्त्री नहीं है। इस वजह से इस वाली गणना को स्पेसिफिक नहीं माना जा सकता और ना ही हम इसको आगे किसी भी प्रूफ के तौर पर शो कर सकते हैं, आगे किसी भी प्रूफ के तौर पर शो कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में। अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है बेटा, आप नोट्स बनाते रहिए रेगुलर। अब विशाल का कहना सर मैं रो जाऊंगा, शाबाश बेटा, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। 2 तरीके से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि द्वितीय बार जो गणना है वो किसके द्वारा की गई थी? द्वितीय बार जो गणना है वो किसके द्वारा की गई थी? द्वितीय बार जो गणना है वो किसके द्वारा की गई थी, या फिर साइंटिफिक या सैद्धांतिक तौर पर गणना किसके द्वारा की गई? तो उसको लिखिए। सैद्धांतिक तौर पर प्रथम गणना कब होती है? सैद्धांतिक तौर पर, ठीक है। और दूसरी गणना या आप कह दीजिए अर्थशास्त्री द्वारा पहली गणना, अर्थशास्त्री द्वारा पहली गणना कब हुई थी? अर्थशास्त्री के द्वारा पहली गणना कब हुई थी? ईयर याद रखिए 1931-32 आप याद रखना। द्वितीय गणना उसको कहा जाएगा वी.के.आर.वी. राव के द्वारा की गई है। अर्थशास्त्री के द्वारा 1931-32 में की गई थी, 32 के द्वारा की गई थी वी.के.आर.वी. राव के द्वारा, बाई वी.के.आर.वी. राव के द्वारा, ठीक है। और ये एक अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, यह एक अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने पहली बार एक अर्थशास्त्री के तौर पर भूमिका निभाते हुए गणना की थी। और इन्होंने बताया था कि भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय 65 रुपए है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था भारत में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए है, 62 रुपए। अगर देखो उस समय भी भारत की स्थिति बहुत खराब है, 62 रुपए बहुत बेकार आए हैं। अगर आपको बताऊं, मतलब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति मात्र 62 रुपए कमा पा रहा है, एक व्यक्ति केवल 62 रुपए कमा पा रहा है, 62 रुपीज ओनली, जो बहुत ही बेकार कंडीशन है। इससे पहले तो 20 की कंडीशन। देखो दादाभाई नौरोजी को भले ही आप अर्थशास्त्री ना कहो, लेकिन भाई वो काफी बेहतर ढंग के ज्ञानी आदमी थे। इंडिया के बाहर भी उन्होंने काफी जलवा जो है रखा है। कांग्रेस की स्थापना में उनका बहुत बड़ा लेवल रहा है, ठीक है। तो एक बात यही है कि 20 से लेकर 62 हो पाई है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि लगभग 30 साल ये हो गई और 30 साल ये हो गई, लगभग 60 वर्ष के अंदर जो हमारी आय है वो 3 गुनी हो गई। 60 वर्ष में हमारी आय 3 गुनी हो गई। तो ये बहुत गंदा स्केल है। 60 वर्ष में आप सिर्फ आय को 3 गुना कर पाए। जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर उस टाइम पे रूलिंग में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो 60 वर्षों में हमारी आय को सिर्फ 3 गुना कर पाए थे, जो कि बेसिकली एक बहुत गंदी कंडीशन है, कह सकते हैं अच्छी कंडीशन नहीं। अर्थशास्त्र लैग कर रहा है तो काफी माहौल खराब हो जाता है। खैर छोड़िए। उसके बाद देश को आजादी मिलती है। इन 1947 इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम। 1947 में देश को आजादी मिलती है। 1947 में देश को आजादी मिलती है, ठीक है। 1947 में देश को आजादी मिलती है। 1947 देश को आजादी मिली, देश को आजादी मिली, आजादी मिली 1947 देश को आजादी मिली। अब जैसे ही देश को आजादी मिल जाती है, उसके बाद बाकी लोग धीरे धीरे आएंगे और माहौल को बनाने की कोशिश करेंगे। एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है 1949 में। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया। यह राष्ट्रीय आय समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन इस राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को बनाया गया। लेकिन इसका अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को बनाया गया। महालनोबिस को बनाया गया। पीसी महालनोबिस भी एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, एक अच्छे नीतिविद हैं, मतलब जो अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं, काफी फेमस व्यक्ति हैं पीसी महालनोबिस। तो इनके द्वारा राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया नेहरू साहब के द्वारा, और ये उसके साथ शामिल हो जाते हैं। बिना परेशानी के आप यहां तक भी चीजों को याद रख पाएंगे। बिना परेशानी के आप चीजों को यहां तक भी याद रख पाएंगे। फटाफट नोट कीजिए। हाँ भाई सर, हमारे अब तक के कल में सबसे
अच्छे अर्थशास्त्री कौन रहे हैं? हमारे अब तक के काल में सबसे अच्छे अर्थशास्त्री कौन रहे? संदीप, किसी एक व्यक्ति को मैं ग्लोरीफाई नहीं कर सकता। एक बच्चे का कहना है सर हमारे अब तक के सबसे अच्छे अर्थशास्त्री कौन रहे? मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेके बाकी व्यक्तियों के साथ गलत नहीं करना चाहता। हर एक का अपना एक विशेष योगदान है। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन काल में सबसे अच्छे टीचर कौन रहे हैं, मान के चलो आप किसी टीचर का नाम लेते हो, तो क्या बाकी टीचरों ने आपके साथ मेहनत नहीं की है? तो आप किसी एक टीचर को ग्लोरीफाई करने के लिए बाकी टीचरों को वो धूमिल नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हो वो सबसे अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे हैं। ठीक है, चलो याद रखना। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार, मतलब रेयर चांसेस है कि वो आपसे पूछा जाए, बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था। इस समिति के अन्य सदस्य कौन है? ये तो हो गया अध्यक्ष, अन्य सदस्य देख लीजिए। अन्य सदस्य, अभी फिर से बता रहा हूं, चांसेस बहुत रेयर हैं कि आपसे अन्य सदस्य पूछ लिए जाएं, लेकिन आपको जैसा कि पता है भाई छोड़ता नहीं है किसी को भी। डॉक्टर एन वी गॉडगिल, डॉक्टर एन वी गॉडगिल इसके अंदर शामिल थे, और वी के आर वी राव भी इसमें शामिल थे। वी के राव भी इसमें शामिल थे। वी के राव भी शामिल थे और एन वी गॉडगिल भी इसमें शामिल थे। आगे चल के इनकी भूमिका विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। इसी समिति के द्वारा सिफारिश की गई, इसी समिति के द्वारा सिफारिश की गई, इस समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है, और 1950 में एनएसएसओ की स्थापना की जाती है। सिफारिश की गई और 1950 में एनएसएसओ बनता है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की स्थापना की जाती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सर्वेक्षण ऑफिस इसको बोला जाता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण ऑफिस इसको बोला जाता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण ऑफिस बेसिकली इसको बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्वे कलेक्शन इसका ऑब्जेक्टिव था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्वे का कलेक्शन करना। जो भी सर्वे होता है उस चीज का कलेक्शन करके अपने पास रख लेना। सर्वे कलेक्शन इसका मेन मोटिव था। इसके बाद सेम 2 मई 1951 में इसी समिति की सिफारिश पर, इसके बाद 1951 में 2 मई 1951 में सीएसओ की स्थापना की जाती है। सीएसओ की स्थापना की जाती है। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, अब बोल लीजिए क्या इसका नाम? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस बेसिकली इसको बोला जाता है सीएस, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 1950 में बना, सीएसओ 1951 में बना, 2 मई 1951 में। अब ये जो दोनों की दोनों यहां पे संस्थाएं मैंने बताई हैं, इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। उस राष्ट्रीय आय की गणना का तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो कृपया करके उसको आप लिखेंगे। देखो यार, पीसी महालनोबिस अपने आप में एक बड़े फेमस आदमी हैं, और अपने आप में इनके द्वारा जो भारत के अर्थशास्त्र के लिए किया गया वो बहुत बड़े लेवल का काम है। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। ठीक है, जो तीसरी आप पंचवर्षीय योजना देखते हो ना, उसमें भी पीसी महालनोबिस जी हैं, वो काफी विशेष तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे थे। उस समय तो वो देश की स्थिति ऐसी नहीं थी वो संभल पाए। 2 वॉर लड़ने पड़े इंडिया को, अकाल पड़ गया, 2 प्राइम मिनिस्टर मर गए, तो कैसे ही आप चीजों को सोचने के स्टेबलाइज हो जाएंगे? बड़ी दिक्कत है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना, आगे बढ़ता हूं, या फिर देश की राष्ट्रीय आय का आकलन, देश की राष्ट्रीय आय का आकलन, आकलन का मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन की बात करते हैं। देश की राष्ट्रीय आय का आकलन या कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? देखो मैं बताता हूं। प्रारंभ में प्रारंभ का मतलब क्या? देश की आजादी के समय से उसके बाद बात कर रहा हूं। ठीक है, आजादी के समय से, तो हमने बात की 1950 में एक संस्था बनी है एनएसएसओ, और 1951 में एक और संस्था बनी है सीएसओ। 1951 में एक और संस्था बनी है सीएसओ। अब तक तो इसकी डेफिनेशन याद होगी। इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सर्वे ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, तो इसके अंदर एनएसओ का कार्य क्या होता है? वर्ष भर के आर्थिक आंकड़ों का सर्वेक्षण करना,
वर्ष भर के आर्थिक आंकड़ों का सर्वेक्षण करना, वर्ष भर के आर्थिक आंकड़ों का सर्वेक्षण, वर्ष भर के आर्थिक आंकड़ों का सर्वेक्षण, आंकड़ों का सर्वेक्षण, आंकड़ों का सर्वेक्षण करना। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, सर्वेक्षण का मतलब ही सर्वे होता है, सर्वेक्षण का मतलब ही सर्वे होता है। अच्छा, वर्ष भर सर एक शब्द आ गया, वर्ष भर कब से लेके कब तक किया जाएगा? भारत देश में एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलती है? भारत में एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलती है? 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है, वो भारत की फाइनेंशियल ईयर कहलाती है। देश की राष्ट्रीय आय का जब आकलन किया जाता है तो उसमें आपसे पूछा जाता है वर्ष भर का मतलब क्या है? वर्ष भर का मतलब क्या है? यानी फाइनेंशियल ईयर की बात यहां पर की गई है, फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है। वो कहां से कहां तक चलती है सर? 1 अप्रैल को शुरू होकर 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है। तो जितना भी काम होता है वो 31 मार्च के बीच बीच में कर लेना होता है। तो याद रखना, वर्ष भर के आर्थिक आंकड़ों का सर्वेक्षण आपको देखने को मिलता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अंदर। 1950 में सीएसओ की स्थापना होती है जो इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देती है। ठीक है, माहौल है, माहौल है, माहौल है। जी हाँ, अब देखो एनएसएसओ का काम तो मैंने बता दिया सर, वो तो आंकड़ों का सर्वेक्षण करती है, आंकड़ों को जुटाती है। अब होता क्या है मैं बताता हूं। अब जो आंकड़े इसके पास आए हैं, जो एनएसएसओ के पास आंकड़े आए होते हैं, मतलब पूरे के पूरे आंकड़े इसके पास आ गए, इसका काम ही आंकड़ों को देखना है कि पैसा कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सब देखना काम होता है एनएसएसओ ऑफिस का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का। उन आंकड़ों को सीएसओ को दे दिया जाता है। सीएसओ का काम क्या होता है? एनएसएसओ, इसका कार्य लिख देता हूं पहले, इसका कार्य क्या होता है? एनएसएसओ से प्राप्त आंकड़ों को, ओ से प्राप्त आंकड़ों को, प्राप्त आंकड़ों का आकलन करना, आंकड़ों का आकलन करना, आकलन करके गणना तैयार करना, गणना तैयार करना, गणना तैयार करना। ये बताएगी कि हाँ भाई जो आंकड़े मेरे पास आए हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें कुछ इस प्रकार से चल रही हैं। सबसे पहले जब ये अपनी आंशिक रूप से गणना को तैयार करती है, सबसे पहले जब ये आंशिक रूप से अपनी गणना को तैयार करती है तो यह श्वेत पत्र जारी करके, श्वेत पत्र इसको बोलते हैं व्हाइट लेटर, व्हाइट डॉक्यूमेंट या व्हाइट लेटर, व्हाइट लेटर जारी करके, व्हाइट लेटर जारी करेगी, जी हाँ, व्हाइट लेटर जारी करके आंकड़ों को प्रदर्शित करती है, आंकड़ों को प्रदर्शित करती है, आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। जब एक बार उन आंकड़ों को प्रदर्शित कर दिया जाता है, जब एक बार उन आंकड़ों को प्रदर्शित कर दिया जाता है, उसके बाद यह अपनी रिपोर्ट जारी करती है, उसके बाद यह अपनी रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें ठीक है, उसके बाद यह अंतिम तौर पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है, उसके बाद अंतिम तौर पर रिपोर्ट जारी की जाती है, उसके बाद अंतिम तौर पर रिपोर्ट जारी की जाती है, अंतिम तौर पर रिपोर्ट जारी की जाती है, रिपोर्ट जारी की जाती है, जारी की जाती है, जाती है, जिसमें नेशनल इनकम, नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम का जिक्र होता है, जिसमें नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम का जिक्र होता है, पर कैपिटा इनकम का जिक्र होता है, इनकम का जिक्र होता है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का जिक्र होता है, जिसमें नेशनल इनकम का जिक्र होता है और पर कैपिटा इनकम का जिक्र होता है, दोनों ही इनकम का जिक्र इसके अंदर होता है। मार्च 31 क्लोजिंग होती है, इसमें क्लोजिंग जो बच्चे पूछ रहे हैं सर क्लोजिंग क्या होती है, ये क्लोजिंग होती है, ओपनिंग 1 अप्रैल होती है, हमेशा यही डेटा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एनएसएसओ डाटा कलेक्ट करेगा और सीएसओ जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है मेरे बच्चे वो आपके डाटा को पब्लिश करेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, आय गणना कौन करता है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, बताइए वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सर सीएसओ करता है, वर्तमान में भी राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ ही करता है, सीएसओ का ही काम है वर्तमान में भी राष्ट्रीय आय की गणना करना। देखो लेकिन एक डेटा इसके अंदर चेंज है, वो मैं आपको डेटा चेंज बता दूं। डेटा चेंज बेसिकली क्या है, 2019 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला, एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज कर दिया गया, एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज कर दिया गया और एक नया ऑफिस बनाया गया जिसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के नाम से जाना गया। 2019 में एनएसएसओ
प्लस CSO को संलग्नित कर दिया गया या मर्ज कर दिया गया, लिख सकते हैं मर्ज कर दिया गया, और मर्ज होकर एक नई संस्था बनी जिसको कहा गया NSO, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, स्टैटिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस कहा गया, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस कहा गया, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के नाम से भी जाना जाता है। जो बच्चे हिंदी प्रेमी हैं वो लिख सकते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग, सांख्यिकी विभाग बोलते हैं, सांख्यिकी विभाग भी बोलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग भी बोलते हैं। समझ में आई? एक बच्चे का कहना, सर UPSI कब आएगी? मेरे बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। वर्तमान में मैं किसी भी यूपी के विभाग में कार्यरत नहीं हूं। दूसरी चीज ये भी आपको मैं क्लियर करके बता दूं कि जो लोग आपको जानकारी दे रहे हैं कि UPSI की वैकेंसी तब आएगी तब आएगी तब आएगी, वो सिर्फ अपना बैच बेचने अथवा आप लोगों को अपनी कोई राय साझा करने के लिए आपसे कहा जाता है। वास्तविकता में किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि UPSI या यूपी पुलिस या किसी की भी वैकेंसी कब आती है। मैं हालांकि क्लियर तरीके से बता दूं, अभी रिसेंट में मैं एक जगह पे गया था, ठीक है, न्यूज चैनल पे मैं गया था। मैं खामखा ज्यादा हवाबाजी टोराबाजी तो करता नहीं हूं भाई, तो ऑब्वियसली छोटी सी बात बता दूं, वहां पर जो न्यूज एंकर हैं उन्होंने मेरे ही समक्ष जब वो थे तब उन्होंने हमारे राज्य यानी उत्तर प्रदेश राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको कॉल किया था। दरअसल उन्होंने कॉल भी पिक किया, तो उनका तो कहना यह था कि जल्दी ही देखने को मिलेगी, शायद जून या जुलाई में। इसके अलावा उन्होंने कोई जानकारी साझा नहीं की, ना तारीख दी ना कुछ और दिया। उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हो, ठीक है। जितनी चीजें मेरे पास थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। जो बच्चे पूछ रहे हैं मेंस इससे क्लियर हो सकता है, जी हाँ इससे मेंस क्लियर हो सकता है, ठीक है। आपके एग्जाम का मेंस इससे क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब बताइए करण, देखो मैं बहुत सच बात बताता हूँ भाई, ठीक है। करण मेरे अंदर वो छुपाव वाली बात नहीं है कि नहीं बच्चों को बता देता हूँ, ठीक है, बच्चे खुश हो जाएंगे, नहीं, वेक अप टू रियलिटी। ठीक है, नोट हो गया है तो बताओ, आगे बढ़ता हूं फिर मैं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं फटाफट बेहतरीन तरीके से आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइए, सर इन्हें भी कैलेंडर जारी करना चाहिए वैकेंसीज का। भाई करना तो इन्हें बहुत कुछ चाहिए, करना तो आपको भी शादी चाहिए संदीप। पर शादी करते हो तुम? करने से नहीं, मतलब होने की बात है सारी। सबसे पहले अब हम बात करेंगे उत्पादन विधि के बारे में, उत्पादन विधि के बारे में बात करते हैं। इन सब के बाद हम बात करते हैं नेशनल इनकम का आकलन के बारे में। जो डेटा होता है वो मैंने आपको, व्हाइट लेटर क्या होता है? व्हाइट लेटर यानी श्वेत पत्र होता है जिसमें आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है CSO के द्वारा, जो NSSO के द्वारा तैयार करके ये अपने सारे डेटा को कंप्लीट करता है। तो CSO उसको शो करता है कि भाई मेरे पास तो ये डेटा आ रहा है। उसके बाद उस डेटे को सभी विभागों को भेजा जाता है कि भाई तुम्हारी आय इसके अकॉर्डिंग इतनी आ रही है, क्या ये सही है? फिर वो उसको मंजूरी देते हैं, हाँ ये सही है। उसके बाद वो कंप्लीट डेटा जारी करता है जिसको नेशनल इनकम कहा जाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, या विधि किसी लड़की का नाम नहीं है, विधि का मतलब होता है मेथड्स। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, ठीक है। क्योंकि यहां विधि किसी लड़की का नाम होता तो एक होती, यहां विधियां हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, आकलन की विधियां, आई रिपीट कि विधियां यहां किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले आप लिखेंगे द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और सबसे पहला जो मेथड है, सबसे स्पेसिफिक मेथड आपको यहां देखने को मिलता है। इस मेथड को हम बोलते हैं उत्पादन विधि, इस मेथड को हम बोलते हैं उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड जिसको बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड जिसको बोलते हैं, उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड। सबसे फेमस विधि है उत्पादन विधि, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड जिसको बोला जाता है, उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड। एक आर्थिक वर्ष में या एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष में देश के द्वारा उत्पन्न किया गया कुल उत्पाद, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, देश के द्वारा उत्पन्न किया गया, देश के द्वारा किसी भी क्षेत्रक से, किसी भी क्षेत्रक से उत्पन्न किया गया कुल उत्पाद, कुल उत्पाद। अब उत्पन्न किया गया उत्पाद
वस्तु भी हो सकती है और यह उत्पन्न किया गया उत्पाद सेवा भी हो सकती है। यानी टोटल अमाउंट that was created by any sector of economics in a financial year in our country is called total cost of goods and services। ठीक है, और जब इनको जोड़ते हैं तो वो उत्पादन विधि कहलाती है। जब इनको जोड़ते हैं तो बेटा वो उत्पादन विधि कहलाती है। इसका सबसे अच्छा तरीका याद रखना कि पूरी साल में किसी भी क्षेत्र को देखो, अब ये मत कहना कि आपको क्षेत्रक नहीं पढ़ा, बेटा मैं सेक्टर्स आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले ही पढ़ा चुका हूं, आखिरकार क्षेत्रक होता क्या है ये चीज मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब दे चुका हूं, सेक्टर क्या होता है। तो मैंने बताया था सेक्टर का कई प्रकार से डिवीजन होता है। अब जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स के अंदर जो भी वस्तु या सेवा बनती है, अब देखो प्राथमिक क्षेत्र से क्या निकलेगी? वस्तु। द्वितीय क्षेत्र से क्या निकलेगी? वस्तु। तृतीय क्षेत्र से क्या निकलेगी? सेवा। चतुर्थ क्षेत्र से सेवा। पंचम क्षेत्र से सेवा। तो मतलब शुरुआत के 2 से निकलेगी वस्तु, 3 से निकलेगी सेवा। तो उन सभी के द्वारा या फिर क्षेत्र तो मैंने कई तरीके से डिवाइड किए थे ना, कार्य के आधार पर किए थे। संगठित कार्य से भी सेवा निकलेगी या फिर वस्तु भी निकल सकती है, असंगठित से दोनों निकल सकती हैं। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर भी 4 थे। उन सभी से कोई वस्तु निकले, सेवा निकले, उन सभी को जब कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग उसका मौद्रिक मूल्य निकालते हैं कि भाई कितने पैसे किए हैं, उस सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो एक साल के अंदर जितना भी पैसा निकल के आया वो चीज आपकी उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय कहलाती है। अच्छा, इसको निकालने का बेस्ट मेथड क्या है? इसका बेस्ट मेथड क्या है, या फिर इसको बोल सकते हैं इसका आधार क्या रहता है? इसका आधार सर्व उक्ति की बात करते हैं। सर्व उक्त या फिर सर्वोत्तम क्या हो सकता है इसका? इसका आधार सर्वोत्तम क्या हो सकता है, मतलब बेस्ट आधार इसका क्या हो सकता है? एनएनपी। एनएनपी इसका सर्वोक्त आधार हो सकता है। अब एनएनपी क्या बवाल है? एनएनपी क्या बवाल आपको देखने को मिलता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये उत्पादन विधि के अंदर यूज किया जाता है। सर्वोत्तम आधार उत्पादन विधि में एनएनपी यूज किया जाता है। एनएनपी अवयव होता है राष्ट्रीय आय का। इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, लिख लीजिए तब तक। नेट नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ये पहली विधि होगी उत्पादन विधि, ये पहली विधि होगी उत्पादन विधि। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि देखिए, काफी आसान है दूसरी विधि। आय विधि, जिसमें इनकम मेथड की बात की जाती है। आय विधि जिसमें इनकम मेथड की बात की जाती है। आय विधि या इनकम मेथड। आय विधि जिसको इनकम मेथड कहा जाता है। आय विधि या इनकम मेथड कहा जाता है। आय विधि या इनकम मेथड कहा जाता है। सभी क्षेत्रकों से उत्पन्न की गई आय, सभी क्षेत्रकों से उत्पन्न की गई आय आपको यहां देखने को मिल जाती है। सभी क्षेत्रकों से उत्पन्न की गई आय। ठीक है, चलिए लिख दीजिए, सभी क्षेत्रकों से उत्पन्न की गई आय। क्षेत्रकों से उत्पन्न आय, आय जब हम जोड़ेंगे तो वो आपकी इनकम मेथड कहलाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक फॉर्मूला काम करता है, इसके अंदर एक फॉर्मूला काम करता है। NI इज इक्वल टू RILP काम करता है। RILP बेसिकली काम करता है। ठीक है, RILP बेसिकली काम करता है। ठीक है, NI इज इक्वल टू नेशनल इनकम। NI का तो मतलब समझ गए ना आप। सबसे पहले काम क्या करता है सर इसमें? RILP ये काम करता है। हर एक बुक में बेटा RILP अलग अलग हो सकता है, मैं RILP ही लिखता हूं क्योंकि मुझे ऐसे समझ में आता है। ठीक है, मुझे ऐसे समझ में आता है। ठीक है, चलिए हम प्रभात बात करें। सर मैं डेली आपको 5 स्टार भेजता हूँ, बेटा आपके 5 स्टार मेरे पास आ जाते हैं। और प्रभात देखो, मुझे मन से अच्छा लगता है यार आपकी क्लास लेने में। ठीक है, अब वो स्टार मेरे पास आए ना आए डजंट मैटर, मैं आपकी क्लास हमेशा अच्छी लूंगा। ठीक है प्रभात, आप लोगों से एक दिली बॉन्ड है। ठीक है, R4 होता है बेटा रेंट, मतलब जो इनकम का सोर्स हो सकता है, इनकम का सोर्स हो सकता है रेंट हो सकता है, या डायरेक्टली आपकी कोई इनकम हो सकती है। मतलब इनकम सैलरी वाली इनकम, जो मतलब आय आप कहीं से कमाते हो, मतलब किसी के लिए काम किया आपने या वहां से हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टली इनकम हो सकती है, या एक अच्छा शब्द है इसके लिए, इनकम छोड़ो, इंटरेस्ट लिख लो, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, क्योंकि इनकम तो टोटल यार इनकम ही है, इंटरेस्ट लिख लो। या कहीं से लेबर काम हो सकता है, लेबर हो सकता है, या फिर कहीं से आपने किसी को पैसे दिए थे, आपने किसी को पैसे दिए थे। ठीक है, और वहां आपको प्रॉफिट प्राप्त हो गया, किसी चीज पे प्रॉफिट प्राप्त हो गया, तो वो भी इसमें कंसीडर किया जाता है प्रॉफिट। तो जो आय कंसीडर की जाती है, इन चारों को मिलाकर जो भी रुपए आते हैं वो आपकी इनकम कंसीडर की जाती है। आय विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। आय विधि को बहुत अच्छा मानता है। रीजन क्या है? क्योंकि आय विधि को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आय विधि को कैलकुलेट करना थोड़ा आसान पड़ता है। तीसरा मेथड हम देखते हैं यहाँ पे व्यय विधि, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर या व्यय विधि, सभी आर्थिक क्रियाओं में जो व्यय होता है, इसमें सभी आर्थिक क्रियाओं में जो व्यय होता है, व्यय विधि बोलते हैं इसको, व्यय विधि। सभी आर्थिक क्रियाओं में व्यय, एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं इसको।
डीच्यू मेथड, सभी आर्थिक क्रियाओं में व्यय धन, आर्थिक क्रियाओं में व्यय धन, व्यय। इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका है नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी आई ई प्लस एक्स माइनस वाई, सी आई ई प्लस एक्स माइनस वाई, सी आई ई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, सी माइनस सी आई ई प्लस एक्स माइनस वाई, सी आई ई प्लस एक्स माइनस वाई। अब सी आई ई प्लस एक्स माइनस वाई किस प्रकार से काम करेगा? C4 कंजप्शन होता है। C4 क्या होता है? कंजप्शन बेसिकली होता है। C4 बेसिकली कंजप्शन होता है। C4 क्या होता है? कंजप्शन, कंजप्शन, उपभोग, उपभोग। I फॉर इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट माने होता है निवेश। E जो होता है बेसिकली एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस, डायरेक्टली एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ई एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकारी व्यय। एक्स माइनस वाई, यार देखो एक्स माइनस वाई बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक्स माइनस वाई को यहाँ पे अलग से मैं लिख देता हूं, एक टेबल बना रहा हूं, एक बार टेबल बना रहा हूं, इसके ऊपर आप लिख लेना एक्स और वाई क्या होते हैं, समझ जाओगे फिर आप। आगे भी एक्स और वाई काम आएंगे, एक्स और वाई आगे भी काम आएंगे, एक्स और वाई आगे भी काम आएंगे आपके बहुत जगह पर। जब मैं जीडीपी जीएनपी समझाऊंगा तब भी एक्स माइनस वाई बेसिकली काम आने वाले हैं। एक्स को एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है और वाई को इंपोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक्स को बोलते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी जितना भी आप आयात करते हो दूसरे देशों से। वाई का मतलब होता है इंपोर्ट, जितना भी आप निर्यात करते हो, हिंदी में लिख लेना आयात निर्यात, आयात एंड निर्यात, उसको भी एड इसमें करना पड़ता है। ये आपकी तीसरी विधि हो जाती है व्यय विधि, तीसरी विधि हो जाती है आपकी व्यय विधि। एक विधि और है बेसिकली जिसको हम जो विधि बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड बड़ा अच्छा मेथड होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। मतलब उत्पादन विधि का ही एक एडवांस रूप है, उत्पादन विधि का ही एडवांस रूप है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। लिख लीजिए ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एडेड मेथड। मैं इतना बता रहा हूं कि अगर आप मेरी क्लास से पढ़ के जा रहे हो तो आप किसी ग्रेजुएट बच्चे को, आप किसी ग्रेजुएट बच्चे को पढ़ा सकते हो, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड इसको बोलते हैं शकल, ग्रॉस का मतलब होता है सकल। वैल्यू एडेड मेथड को बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्यवर्धन विधि, मूल्यवर्धन विधि। इसके अंदर मूल्यवर्धन विधि की अगर हम बात करें, ठीक है, मूल्यवर्धन विधि, वर्धन विधि, इसको समझिए। उत्पादन विधि में यदि दोहरी गणना ना की जाए, उत्पादन विधि में यदि दोहरी गणना न की जाए, दोहरी गणना न हो तो वो आपकी जीवीएम निकल के आती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड निकल के आता है। अच्छा है मेथड ये, अच्छा इनकम निकालने के लिए अच्छा मेथड है, ठीक है। चलिए सर आपकी आय पर तो आयकर विधि लगती है, मेरी आय पर तो आयकर विधि लगती है, आयकर विधि नहीं लगती, आय विधि लगती है, ठीक है। देखो ये वाली जो, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी आय पे कौन सी लगती है, अरे गधे, मेरी आय तो इनकम है, कहीं पे भी जुड़ जाएगी ना। देखो मैं, आप किसी इंडिविजुअल से ये नहीं कह सकते कि आप नेशनल इनकम निकालने में सहायक हो, इंडिविजुअल नहीं होते, मतलब सबका डेटा जुड़ता है, मतलब मैं जो खर्चा करूंगा या फिर मैं जो कमाऊंगा वो चीज भी जुड़ती है। तो ये पूरा का पूरा मेथड आपके राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां हैं, सवाल एग्जाम में से पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है। चलो अब बेटा अगर आप सब कुछ समझ चुके हैं तो इसके बाद जो है कल हम राष्ट्रीय आय के कुछ अवयव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज जो मैंने चीजें क्लियर की आपको वो चीजें मैंने ये क्लियर कर दी, ठीक है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय संपूर्ण देश के राज्य, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्लियर होगी। अब इसके कुछ फैक्टर हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब डाउट सेशन की शुरुआत होती है। कौन कौन ऐसे छात्र हैं जिसको किसी प्रकार का कोई डाउट है, आपके द्वारा दिए गए डाउट की बॉडी टाइट कर दी जाएगी। बताइए क्या डाउट आपके हैं। हाँ भाई, कौन कौन कह रहा था सर मैं रेगुलर क्लास में रहूंगा? सर ये तो हमने 12th में पढ़ी थी। अच्छा बेटा शाबाश। सर एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है। हाँ आदित्य, एसएससी का कैलेंडर आ गया है।